यमुनोत्री धाम की यात्रा में सबसे अहम रोल राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी का है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो देर रात को बादल फटने और अतिवृष्टि की घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 3 से 4 जगह ऐसी है जो सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। हमारे पास सूचनाएं जो मिली है, एक जगह तो ऐसी है जहां 20 मीटर सड़क हिस्सा पूरी तरीके से गायब हो गया है। मेरी तरफ पीछे की जो स्थिति है, जो पीछे की जो तस्वीर है, वो पालीगाड़ के पास में है। जेसीबी मशीन यहाँ पे तैनात है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिशासी अधिकारी की अगर बात करें, वो मौके पर मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ उनकी जो सड़कें हैं उनको नुकसान हुआ है, यात्रा कब तक सुचारू होती है। सर, क्या कुछ अपडेट अब तक है? अभी आज रात को जगह जगह बादल फटने के कारण सिलाई बैंड, ओजरी और पालीगाड़, कुतनौर के पास कई स्थानों पर सड़क वॉश आउट भी हुई है और बंद भी हुए हैं। लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जहां सड़क वॉश आउट हुई है उन स्थानों पे हमें समय लगेगा सड़क को मार्ग को चालू करने के लिए, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना यथाशीघ्र संभव हो सके हम मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने चुनौतियां इस प्रकार की है कि जहां से सड़कें वॉश आउट हुई है उनको किस तरीके से सुरक्षित बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मशीनें हैं, तमाम जगह 4 से 5 जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई है, वो अपनी वर्किंग कर रही है। जैसे कि पीछे की तस्वीर में मैं आपको यहाँ के दिखा दूँ कि जेसीबी यहाँ पे अब सड़क खोलने का ये कार्य कर रही है। और जिस जगह ये सड़क खोलने का कार्य कर रही है उसी के अगर नीचे हम देखें तो पैराफिट झूल रहे हैं, या फिर सड़क के नीचे अगर देखें तो पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। यानी कि ये वो डेंजर स्थिति है जो रात बादल फटने की घटना से सामने आई है। यमुना घाटी से नितिन चौहान, न्यूज स्टेट। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश का नतीजा अब सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है कि पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी। उसी को लेकर अचानक रुड़की में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि रुड़की में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर बने हुए हैं, वो जो हैं पानी की जद में आ गए हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान होने का अब डर है। अगर पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो हो सकता है कि पानी लोगों के घरों में घुस जाए और जिससे कि काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। प्रशासन जो है लगातार लोगों से जो कोई नदी के किनारे रह रहे हैं उनको बार बार कह रहा है कि वो जो हैं किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिससे कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। तो अब आपको बता दें कि लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान है। और किसानों को भी, क्योंकि जिन किसानों के खेत जो हैं नदी किनारे हैं, उनकी फसल बर्बाद होने का डर लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन काफ़ी कदम उठा रहा है कि लोगों को अपील कर रहा है कि आप नदी किनारे से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। उत्तराखंड में आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड के अंदर देर रात से ही लगातार कई क्षेत्रों में आफत की जो बारिश है वो बरसती हुई नजर आई। मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कहा गया है कि अभी भी कई जिले ऐसे हैं, देहरादून सहित देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल आदि कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इसके साथ ही देखिएगा कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार कहीं ना कहीं जो गढ़वाल कमिश्नर है शंकर पांडे, उन्होंने चारधाम यात्रा पे 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है, यानी कि स्थगित कर दी है। 24 घंटे के बाद ही चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाई जाएगी। लेकिन वही देखिएगा कि इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा में आने वाले यात्री हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित रहने के निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी यात्री को आगे यात्रा ना करने दी जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया गया है और चेतावनी दी गई है कि भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, उसको देखते हुए कहने से चारधाम यात्रा को अभी रोका गया है। और जैसे ही मौसम साफ होता है तो चारधाम यात्रा को दोबारा से सुचारू किया जाएगा। लेकिन वही देखिएगा इस तमाम जो एसडीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, सभी को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिए हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं वहाँ पर दुरुस्त की जाए। चाहे वो भोजन की व्यवस्थाएं हो, दवाइयों की व्यवस्थाएं हो, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और इसके साथ ही देखिएगा कि जिस तरीके
से चारधाम यात्रा को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जो चारधाम यात्रा में अभी रास्ते में यात्री हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है कि वो इस मौसम में आगे अपनी यात्रा ना करें, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा तो उसके बाद ही वो अपनी यात्रा को शुरू करें। न्यूज स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सिलाई बैंड में मध्य रात्रि को बादल फटने और अतिवृष्टि की घटना के बाद 9 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। हम घटना स्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल हम मौजूद हैं। मैं अपने साथी से पहले वो तस्वीर आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो रात की किस तरीके से भयावह स्थिति रही होगी। अभी अगर हम देखें तो ये देखें तो जिगजैग करके ये HP बैंड है और करीब 3 सड़कों को जोड़ते हुए ये यमुनोत्री धाम को पहुंचता है, जिसपे तीनों ही सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है। ऊपर से लेकर अगर नीचे तक अगर देखें तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो भूस्खलन कहें या फिर आपदा की जो मार है वो भयानक यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पर मजदूरों का डेरा हुआ करता था और ये इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये टीन सेट यहाँ था, टीन सेट के अंदर मजदूर इसमें रहते थे। जिस तरीके से हमें जानकारी जो लगी है, मिल रही है जो यहाँ पे, इसमें 9 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 10 लोगों को रेस्क्यू देर रात को ही कर लिया गया था। यहाँ NDRF, ITBP, SDRF और इसके साथ साथ तहसील जो प्रशासन है वो मौजूद यहाँ पे है, लेकिन रेस्क्यू जिस तरीके से किया गया अभी तक कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिल पाई है। मैं एक और आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी में जिस तरीके से यहाँ पे मशीनें जो थी, मशीनें आप देख सकते हैं किस तरीके से दबी हुई है। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं या फिर पानी के जो टैंक हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये कुछ JCB का हिस्सा भी यहाँ पे जो दिख रहा है, जो पानी के बहाव में एक किनारे यहाँ पे लग चुका है, जबकि एक JCB जो यमुना नदी के बिल्कुल बीचों बीच में फंसी हुई है। यानी कि पानी का जो रौद्र रूप आपदा जो रही होगी, सोचिए किस तरीके से रही होगी। एक JCB मशीन करीब मौके से करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर यमुना नदी के बीचों बीच में फंस जाती है। लाइव बैंड से मैं नितिन चौहान, न्यूज स्टेट यमुना घाटी। फतेहपुर में अचानक यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से 44 पीपा के पुल बह गए हैं। बता दें कि ये 44 पीपा के पुल उस वक्त बहे जब उनको हटाने का कार्य चल रहा था। बता दें कि फतेहपुर से बांदा जनपद के पलौली को जोड़ने वाला ये 44 पीपा का पुल अचानक बह गए और जाकर के तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पे बहकर चिल्ला में जाके फंसे, जहां पर लगातार जिला प्रशासन की ओर से राहत और उसको बचाव का कार्य लगातार जारी है। बात करें तो फतेहपुर जनपद के नलौली थाना क्षेत्र के अढ़ावल के पास ये पूरा पुल बह गए हैं, जिससे लगातार इस पे जिला प्रशासन जुटा हुआ है और लगातार इस पर कार्रवाई में लगातार जिला प्रशासन जुटा हुआ है। फतेहपुर से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड्स का अलर्ट जारी कर दिया गया है और सैलानियों को तमाम वाटर बॉडीज से दूर रहने की जो कि हिदायत दी गई है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, एक तरफ जो कि है वो हाईवे जा रहा है जो कि अटल टनल को कनेक्ट करता है। पूरे मनाली को अटल टनल की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, रोहतांग की तरफ जाने को यही रास्ता है और जो कि है ये बहुत बिजी एक हाईवे है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो जगह है जहाँ पर 25 तारीख को जो बाढ़ आई थी मनाली में और मनाली से आगे के हिस्सों में, वो इस जगह से आई थी जिसको कि अंजनी महादेव नाला भी कहा जाता है या फिर पागल नाला भी कहा जाता है। अब इसका नाम जो आपने सुना पागल नाला, वो इसीलिए रखा गया कि जो इंटेंसिटी है, जो फ्लो है, उसके बारे प्रेडिक्ट पहले बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कभी भी जो कि है फ्लो बढ़ता यहाँ पर नज़र आता है, जिसके चलते जो कि है खतरा यहाँ पर बना रहता है। अब क्योंकि 25 तारीख को भी जो बाढ़ आई तो उसका पानी जो कि है वो इस हाईवे पर आता हुआ नज़र आया, जिसके चलते हाईवे और सामने जो ब्रिज है वो ब्रिज को भी जो कि है कहीं ना कहीं क्षति इस पानी से या फिर इस बहाव से पहुंच सकती थी, जिसके चलते अब जो कि है BRO द्वारा यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया है ड्रजिंग का। ड्रजिंग का मतलब जो एक नदी या नाला हो, कोई भी वाटर बॉडी हो, उसको बीच में से खोदा जाता है। जो पत्थर या बोल्डर्स होंगे उन्हें साइड में जो कि है रखा जाता है ताकि जो रास्ता है पानी को वो दिया जा सके और पानी जो कि है वो बीच में से ही निकले। क्योंकि आप देख सकते हैं BRO द्वारा ये कार्य इस वक्त किया जा रहा है कि जो बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें खुदाई करके साइड में रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, मनाली।
राजधानी दिल्ली में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में आज सुबह मानसून ने दस्तक दिया। इसके साथ ही अगर हम बात करें पूरे देश में अब मानसून ने कवरेज जो है वो कर ली है, यानी कि अब पूरे देश में इस समय मानसून जो है फिलहाल उसकी बारिश जो है वो चल रही है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में बीते साल 28 जून को मानसून पहुंचा था और इस साल 29 जून को, यानी एक दिन लेट जो है वो मानसून हुआ। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो मानसून ने 9 दिन पहले पूरे देश का कवरेज जो है वो कर लिया है। इंडिया गेट अमूमन जो टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, लगातार टूरिस्ट पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बीते दिनों थी, परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, उसके बाद अब देखिए एक बार लोग फिर जो है वो इंडिया गेट यहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ साथ अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो 2 दिन है उसमें येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है दिल्ली के लिए, यानी कि दिल्ली में आने वाले 2 दिन जो है वो बारिश जो है वो रह सकती है। बारिश लगातार मध्यम से लेकर मॉडरेट बारिश जो है, यानी कि हल्की बारिश और मध्यम बारिश के बीच में बारिश की रहने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो ऐसे में खासकर अगर हम बात करें दिल्ली की तो आने वाले दिनों में आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आज संडे है तो लोग सड़कों पर आपको कम भीड़ मिल रही होगी, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल से एक बार फिर आपको सड़कों पर भीड़ देखने को मिलेगी। ऐसे में अपना ध्यान रखें, छाता अपने साथ रखें, क्योंकि कभी भी बारिश जो है वो हो सकती है और आपको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जल भराव की समस्या अगर देखने को हो सकती है, तो ऐसे में अपना ध्यान रखें। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट है, उसके बाद मौसम विभाग फिर अपना अगला अलर्ट जो है वो जारी करेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो बारिश जो है वो हल्की रहेगी, यानी टेम्परेचर जो है कम रहेगा और इसके साथ साथ गर्मी और उमस से अब आपको राहत मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने आज राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि जो मुस्लिम समाज का बुद्धिजीवी है उसके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए। इस संवाद के जरिए उनको ये बताया जाए कि सरकार मुसलमानों के हित के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और किस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है कि मुस्लिम वर्ग को भी ये बात पता चले कि भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी भी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। लगातार उस पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, जबकि तमाम योजनाएं हैं जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, पूरे प्रदेश से बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई और लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे को एक बड़ा अवसर दिया है। पूरे देश और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम भाई बहनों को जोड़ करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दे करके, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दे करके देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम माननीय मोदी जी ने चलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के मैं कहना चाहता हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा यहाँ पर हो रही है। अगर आप लोग ठान लो कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है तो समाजवादी पार्टी एक पार्षद, एक सभासद भी जिताने की हैसियत नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वक्त बचाओ संशोधन बिल के खिलाफ आज जो है पटना के गांधी मैदान में आज रैली की जा रही है। इस तरीके से जो तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देख सकते हैं तमाम जो अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से तमाम जगहों से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये रैली जो है वो की जा रही है, कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है और सीधे तौर पर वक्त के खिलाफ जो है वो यहाँ पर हंगामा है। और ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो मंच से तमाम लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त संशोधन बिल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लिहाजा इसको वापस लेना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो पटना में रखी गई है, जहां पर बिहार, झारखंड, बंगाल समेत तमाम जगहों से अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना।
उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया है, जिसमें किस तरीके से मां गंगा से लेकर के नर्मदा नदी तक पर्यटन का विस्तार किया जाए, इस पर खास जोर दिया जा रहा है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश सरकार का भी दावा है कि जब से उज्जैन में कॉरिडोर बना है, तब से तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जब से धाम बनकर तैयार हुआ है, तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। अगर ये दोनों ही प्रदेश आपस में जुड़ जाएं पर्यटन की दृष्टि से, तो तेजी से न सिर्फ पर्यटन उद्योग का विकास होगा, बल्कि इसका फ़ायदा सरकार सहित सभी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही अपने अपने विशेष पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। धार्मिक आस्था का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो श्रद्धालुजन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पधारते हैं, तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश के साथ में MOU हो गया है। इन पर्यटन सर्किटों को चिन्हांकित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा और उन्हें बेहतर प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को बेहतर विकल्प मिल सके। और यही कोशिश वाराणसी से भी शुरू की जा रही है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के उज्जैन के महाकाल तक किस तरीके से इसे जोड़ा जाए, ताकि सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्यौहार, तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सके और इसका फ़ायदा न सिर्फ सरकार को बल्कि आम आदमी को भी मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगे पाबंदियों के बाद मुंबई की 6 मस्जिदों ने एक ऐसे मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पर पंजीकरण कराया है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को अजान होने पर सूचित करता है। इस ऐप का नाम ऑनलाइन अजान है। तमिलनाडु की एक कंपनी ने इसे तैयार किया है। ये ऐप स्थानीय मस्जिदों के साथ नमाजियों तक अजान पहुंचाने में मदद करता है। इस ऐप को तमिलनाडु की तिरुनेलवेली के IT टीम की तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है और यह ऐप एंड्रॉयड डिवाइस और आईफोन पर उपलब्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्दीश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सावन मास की शुरुआत होने वाली है और कांवड़ियों का आवागमन उत्तराखंड से लेकर जहाँ तक वे अपने गंतव्य तक पहुँचना है वहाँ तक शुरू हो चुका है। इसी बीच में पड़ता है जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ से भी ऊपर थी पिछले वर्ष। यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों को होकर गुजरने वाले कांवड़ियों की भारी संख्या होती है। अब हिंदू संगठन पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक्टिव हो चुके हैं। उनके एक्टिव होने की बड़ी वजह यह है कि वे कांवड़ियों की आस्था को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले सभी ढाबों और खाने पीने की चीज़ों की दुकानों पर पहचान के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने जो वहाँ पर व्यक्ति ढाबा या होटल चला रहा है उसने अपना नाम ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है, साथ के साथ जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके आधार कार्ड भी उन्होंने चेक किए हैं। ऐसा ही एक मामला जब वे पंडित जी भोजनालय पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाम तो पंडित वैष्णव ढाबा लिखा है, लेकिन उस पर जो काम करने वाला व्यक्ति जो संचालित कर रहा है वो मुस्लिम है। और स्कैनर पर भी जब उन्होंने स्कैन किया तो उस पर उन्होंने देखा कि स्कैनर और नाम में अलग अलग पाया गया। तो उन्होंने उस ढाबे मालिक को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना नाम और पहचान सही रखे ताकि किसी भी कांवड़िया की भावनाओं से कोई खिलवाड़ ना हो। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ स्टेट के लिए अरविंद चौधरी। आगरा थाना फतेहपुर सीकरी इलाके के एक गांव में एक पानी के लिए डाली गई पाइपलाइन मौत का सबब बन गई। आपको बताते चले, चंबल परियोजना के तहत 15 फीट गहराई की एक खाई खोदी गई, उसमें पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन पाइपलाइन नहीं डली। लेकिन आगरा शहर के फतेहपुर सीकरी इलाके के दाऊदपुर उत्तू गांव के कुछ लोग पीली मिट्टी निकालने के लिए उस खाई में पहुंच गए।
और जैसे ही वो खाई में उतरे कि मिट्टी की ढाई गिर गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष दब गए, जिसमें आनन फानन में स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी को खाई से बाहर निकाला गया। 3 महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ दिया और सभी घायलों को इलाज के लिए राजस्थान के भरतपुर भेजा गया, जहां पर एक युवक ने भी अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों का इलाज राजस्थान के भरतपुर में चल रहा है। ये पूरी घटना आगरा शहर के फतेहपुर सीकरी इलाके के दाऊदपुर उत्तू की है, जो कि राजस्थान के गांव दौलतगढ़ में ये पाइपलाइन डाली जानी थी और दाऊदपुर उत्तू के लोग दौलतगढ़ उस खाई में पहुंच गए, जो कि उनके लिए मौत की खाई साबित हुई। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों यमुना पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते यहां पर भारी वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है, यातायात को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार सुबह हमीरपुर के विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति की गाड़ी को वहां से पास करा दिया गया। विधायक जी की गाड़ी आराम से पुल से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कानपुर की ओर से आ रहे शव वाहन को रोक दिया गया। शव वाहन पर मौजूद लोग वहां पर मौजूद प्रशासन से गिड़गिड़ाते रहे कि उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया। इसके चलते शव वाहन पे मौजूद मृतका के बेटे को अपनी मां का शव 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर लेकर जाना पड़ा। इस दौरान 4 जगहों पर शव को विश्राम करने के लिए रखा गया। यह वीडियो कहीं न कहीं समाज की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, जो माननीयों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है, वहीं आम आदमी की दिक्कतों को भी अनदेखा किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट। नोएडा में लगातार साइबर ठग सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। हर रोज साइबर क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि कमिश्नरेट साइबर टीम पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक व्यापारी को 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुआ था व्यापारी, जिसके बाद साइबर पुलिस से इसकी शिकायत की गई थी। इस मामले में साइबर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां उनके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। हालांकि 30 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया था। लगातार साइबर ठग जो है किसी न किसी को शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में 3 करोड़ 26 लाख रुपए की जब ठगी हुई तो व्यापारी ने शिकायत दी थी, जिसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर यह कार्रवाई की गई। लगातार करोड़ों का जो लेन देन था वो अकाउंट से किया जा रहा था, जो आपस में अकाउंट को एक दूसरे को किराए पर दिया जा रहा था। हालांकि इस मामले में साइबर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार पुलिस और साइबर पुलिस लगातार लोगों को सोशल मीडिया और लगातार जागरूक कर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग साइबर ठगों के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।